डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है लिट एंड लर्न बाय दिलशाद में। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश फर्स्ट ईयर अर्थात सेमेस्टर फर्स्ट की। और इस सेमेस्टर फर्स्ट में भी आज हम पहली यूनिट की बात करेंगे। बहुत से इसके मैं वीडियोस डाल चुका हूं। इसके जो फर्स्ट यूनिट का जो इंट्रोडक्शन था इंग्लिश लिटरेचर से या जो राइटर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था वही इसमें है। आप देखिए किस तरीके का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपका इंग्लिश है, यह फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है। और जो है इसका जो पेपर का नाम है, टाइटल है इंग्लिश प्रोज एंड कंप्यूटर राइटिंग स्किल। तो ये है देखिए। और इसमें यूनिट फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, के एस वेंकटरमणी, भवानी भट्टाचार्य, आर के नारायणन, मुल्कराज आनंद है, सरोजिनी नायडू है, कमला मार्कंड्या है एंड नयनतारा सहगल है। तो आज हम जिनकी बात करेंगे वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में आज हम बात करते हैं क्योंकि इसमें बाकी लोगों को हमने अध्ययन कर लिया है। आज सरोजिनी नायडू के बारे में बात करेंगे। सरोजिनी नायडू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सरोजिनी नायडू जो है 1879 से लेकर के 1949 तक थी। सबसे पहले थोड़ा सा हम इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सरोजिनी नायडू आल्सो नोन एज ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्हें नाइटिंगेल इसे जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत कोकिला कहा जाता है। इन्हें was one of the most distinguished and Indian English poets and freedom fighters of the late 19th and the early 20th century। इनके बारे में बहुत सी चीजें हैं कि ये जो है सरोजिनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दूसरी बात मैंने बताया कि इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। was one of the most distinguished, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे सम्मानित इंडियन इंग्लिश पोएट्स हैं एंड फ्रीडम फाइटर भी हैं ऑफ द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी किए हैं। मल्टीफेसिटेड जो है बहुमुखी प्रतिभा। मल्टीफेसिटेड के माने होता है बहुमुखी प्रतिभा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पर्सनालिटी इनकी होती है मल्टीफेसिटेड पढ़ा जाता है, ईडी मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी है। ये बहुमुखी प्रतिभा की से जो है इनकी जो इनके पास बहुमुखी प्रतिभाएं थी। सी कंबाइंड हर लिटरेरी टैलेंट विद हर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। उन्होंने क्या किया था कि शी कंबाइंड हर लिटरेरी टैलेंट्स, उन्होंने अपने लिटरेरी टैलेंट को पॉलिटिकल एक्टिविज्म से इसको जोड़ दिया था। इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिव थी, ये बहुत ज्यादा एक्टिव थी पॉलिटिक्स में, और उसको उन्होंने सक्रियता से जोड़ दिया था। एक्टिविज्म के माने होता है सक्रियता, उन्होंने सक्रियता से जोड़ दी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, activism becoming a leading voice in India's struggle for the independence। और ये लीडिंग वॉइस बन गई थी, एक आवाज बन गई थी इंडिया के संघर्ष में। कौन सी? फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, जो है जो ये इंडिपेंडेंस के लिए एक आवाज बन गई थी, एक सिस्टम बन गई थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। एंड लेटर द फर्स्ट वुमन सर्व एज द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। यूनाइटेड प्रोविंस उस वक्त कहा जाता था, नाउ उत्तर प्रदेश, यानी कि हम लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये हमारी पहले की गवर्नर भी रह चुके हैं। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बात जानिए कि पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसको मैंने डाल दिया है। इन लिटरेचर शी वॉज सेलिब्रेटेड फॉर हर लिरिकल पोएट्री। जो है इनको सबसे सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे महत्व दिया जाता है किससे? उनकी लिरिकल पोएट्री के लिए दिया जाता है। विच ब्लेंडेड, जिसने मिला दिया था इंडियन थीम्स विद द इंग्लिश स्टाइल। इंग्लिश स्टाइल से उन्होंने इसको इंडियन थीम को जोड़ दिया था। अर्निंग हर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और उस माध्यम से उन्होंने जो है राष्ट्रीय रिकॉग्निशन पहचान तो बना ही थी, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल पहचान भी बना ली थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आता है मेजर वर्क आता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। हर फर्स्ट कलेक्शन आप पोएम था, इनके मेजर वर्क्स हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आया था। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उनका। सेलिब्रेटिंग इंडिया लाइफ, लव एंड ट्रेडिशन विद रिच इमेजरी एंड ए मेलोडी। इन्होंने क्या किया था कि सेलिब्रेटिंग, इसको क्या था, सेलिब्रेट किया था, इसको प्रस्तुत किया गया था। किस तरीके से? सबसे पहले क्या था, इंडियन लाइफ, सेलिब्रेटिंग इंडियन लाइफ,
लव एंड ट्रेडिशन, भारत में जो यहाँ का जीवन था, यहाँ का जो सद्भाव था, प्रेम था, लव मीन्स प्रेम और सद्भाव था, ट्रेडिशन जो थी, यहाँ का जो कल्चर था, विद रिच इमेजरी एंड मेलोडी, इन्होंने रिच इमेजरी के साथ और मेलोडी के साथ इसको प्रस्तुत किया है। आगे हम बढ़ते हैं, अगर द बर्ड ऑफ द टाइम की बात करते हैं, 1912 में ये लिखी गई थी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट ब्लेंड्स द पर्सनल इमोशन विद द फिलोसफिकल एंड पैट्रियोटिक थीम्स। इसमें इस पोएम में ज्यादातर जो इसकी थीम है तो कई पोएम, सबकी अलग अलग थीम होगी, लेकिन इसको मैं इकट्ठा ये बता रहा हूं कि इसमें ब्लेंड्स करता है पर्सनल इमोशन, इसमें जो है व्यक्तिगत इमोशन को डाला गया था विद फिलोसफिकल एंड पैट्रियोटिक थीम्स, इसमें पर्सनल और पैट्रियोटिक थीम्स को डाला गया था। जो उनकी फिलॉसफी थी, उनके जो आदर्श थे, उसको उन्होंने क्या किया था, पैट्रियोटिक थीम से जोड़ दिया था। द ब्रोकन विंग्स, ये उनकी है, पोएम ऑफ लव है, पैट्रियोटिज्म है एंड फिलॉसफी है, डेडिकेटेड टू द इंडियन नेशनलिज्म एंड इट्स स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। ये एक था द ब्रोकन विंग्स है, ये एक ऐसी पोएम ऑफ लव है जो पैट्रियोटिज्म के बारे में बात करती है, देशभक्ति के बारे में बात करती है, फिलॉसफी के बारे में बात करती है, और समर्पित कर दी गई थी इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन राष्ट्रवाद के बारे से इसको समर्पित की गई थी, एंड स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, और इसको जो जोड़ा गया था भारत का जो संघर्ष था फ्रीडम के लिए, उससे भी इसको जोड़ दिया गया था। द स्केप्टर्ड फ्लूट, द स्केप्टर्ड फ्लूट, देखिए कुछ चीजें बहुत आती हैं इसमें। एक जो बात आ गई, अब द स्पेक्टर्ड फ्लूट की जो बात आ गई इसमें, तो स्केप्टर्ड फ्लूट, फ्लूट तो कहते हैं तुरही को, बांसुरी को, और स्केप्टर्ड माने कानूनी शक्ति होता है, ये बात करता है ये इसमें। तो आइए देखिए जरा सा इसको थोड़ा सा हल्का से इंट्रोडक्शन दे। एन एंथोलॉजी ऑफ हर अर्लियर वर्क्स पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, इसको ये क्या था, ये एंथोलॉजी है, ये एक संकलन है किसका, ऑफ हर अर्लियर वर्क है, उन्होंने पहले जो काम किए थे उसका ये एक संकलन है, और पब्लिश पोस्टह्यूमसली, मरण उपरांत, इनके मरने के बाद इसको जो जब ये दुनिया से चली गई तब इसको क्या किया था, पब्लिश किया गया था। अब इनकी कुछ सिलेक्टेड पोएम थी, 1961 में इसको ये क्या था, लेटर कलेक्शन हाईलाइट्स हर बेस्ट लिरिकल पीसेस, और फिर बाद में 1961 में कुछ जो है एक कलेक्शन पोएम्स डाला गया था जो हाईलाइट्स हर बेस्ट लिरिकल पीसेस, उसमें जो है सबसे जो शानदार उनके लिरिकल पीसेस थे, जो चीजें थी, जो पोइट्रीज थी, उसको डाला गया था। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पोएटिक एक्सीलेंस सबसे पहले आता है। पोएटिक एक्सीलेंस इन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया था इंडियन लिटरेचर को, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को किस तरह कंट्रीब्यूट किया था, इसमें आता है पोएटिक एक्सीलेंस। सरोजिनी नायडू's poetry is celebrated for its lyrical quality, इसे लिरिकल क्वालिटी के लिए जाना जाता है, मेलोडियस रिदम के लिए जाना जाता है, एंड विविड इमेजरी, और जो है स्पष्ट सजीव इमेजरी के लिए जाना जाता है। शी वॉज डीपली इंस्ट्रक्टेड, इंस्पायर्ड है। शी वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय इंडियन ट्रेडिशन, वो भारतीय परंपरा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। फॉकलोर, फेस्टिवल्स एंड जो है लैंडस्केप्स विच शी पोर्ट्रेज विद द रोमांटिक ब्यूटी, उन्होंने सारी चीजों को ये क्या था, जो इनकी ये थी जो पोएटिक एक्सीलेंसता थी, जो सुंदरता थी उनकी, इसमें उन्होंने सुंदर जो क्लियर इमेजरी को प्रस्तुत किया था, और वो बहुत ही इंस्पायर्ड थी किससे, इंडियन ट्रेडिशन से वो इंस्पायर्ड थी। फॉकलोर से, परंपरागत जो कथाएं थी उनसे, जैसे हमारे देश की बहुत सी परंपरागत कथाएं हैं या जातक कथाएं हैं, नैतिक कथाएं हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी। लोक कथाएं जिसको कहा जाता है, फॉकलोर के माने लोक कथाएं होती हैं। जो इंडियन फेस्टिवल्स थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। एंड लैंडस्केप्स, और यहाँ के जो लैंडस्केप है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। विच शी पोर्ट्रेड विद द रोमांटिक ब्यूटी, और इन सारी चीजों को रोमांटिक ब्यूटी के साथ इसे प्रस्तुत कर दिया था। आगे बात आती है नेशनलिज्म इन लिटरेचर। उन्होंने नेशनलिज्म इन लिटरेचर में नेशनलिज्म को कैसे डाला था,
राष्ट्रवाद को कैसे डाला डाला था। आगे देखिए, इसमें देखते हैं हर पोएम्स ऑफन कैरीड पैट्रियोटिक अंडर अंडर अंडरटोन्स, सॉरी अंडरस्टैंड में पढ़ रहा था उसको। क्या कर रहा है कि हर पोएम ऑफन कैरीड पैट्रियोटिक अंडरटोन। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसमें बात कि पैट्रियोटिक अंडरटोन लेके आई थी। और किसको अंडरटोन, मतलब कि उनकी जो इंटरनल टोन जो था वो अंडरटोन का पैट्रियोटिक अंडरटोन था, यानी कि उसमें देशभक्ति की बात होती थी। दूसरी थी इनकरेजिंग इंडियंस टू राइज अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और उसमें वो क्या करती थी, एनकरेज करती थी, उनके जो है भावनाओं को बढ़ाती थी, उनको एनकरेज करती थी, उनको हौसला देती थी किसका, इंडियंस टू राइज अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, कि ये जो कॉलोनियल रूल है उसके खिलाफ आप खड़े होइए। वाइल हर आर्ट रिमेन्ड लिरिकल, हालांकि उनका आर्ट जो था वो लिरिकल था, लेकिन उसी लिरिकल के फॉर्म में उन्होंने इनको एनकरेज किया था, उनको प्रोत्साहित किया था कि आप जो है देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आइए। इट वॉज एनरिच्ड विद द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम एंड होप, और ये लबरेज था, भरा हुआ था, एनरिच माने भरा हुआ था, लबरेज था किससे, एनरिच विद द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की इच्छाओं से भरा हुआ था और उम्मीद से भरा हुआ था, है ना, होपफुल थे सभी लोग। आगे आते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट को उन्होंने ब्लेंड किया था, सी इफेक्टिवली कंबाइंड इंडियन थीम्स विद द इंग्लिश पोएटिक फॉर्म्स, उन्होंने पूरे इंडियन थीम्स को क्या किया था, इंग्लिश पोएटिक फॉर्म में कंबाइन कर दिया था। हर वर्क रिफ्लेक्ट एन इंडियन सोल, और उनके जो काम वो इंडियन सोल, भारतीय आत्मा को शो करते हैं, एक्सप्रेस थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश वर्सेस, इंग्लिश वर्स के माध्यम से उन्होंने भारतीय सोल को, भारतीय आत्मा को उन्होंने प्रस्तुत किया था। वीमेन्स वॉइस इन लिटरेचर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वीमेन्स वॉइस इन लिटरेचर, इन्होंने वीमेन्स वॉइस का प्रस्तुत किया था एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वीमेन राइटर्स इन इंग्लिश। क्या था कि ये जो एक बहुत ही शुरुआती दौर की इंडियन वीमेन राइटर्स हैं इन इंग्लिश। सी इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन, और उन्होंने आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर किया था। और फीमेल जो औरतें थी, फीमेल पोएट्स एंड राइटर्स जो थी, उनको उन्होंने इंस्पायर किया था, प्रोत्साहित किया था, बाय प्रोवाइडिंग दैट इंडियन वीमेन वुड एक्सेल बोथ इन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। उनका कहना यह था, अपनी पोएम के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया कि देखिए भारतीय महिलाएं जो हैं वो लिटरेचर में भी आगे आ सकती हैं और भारतीय पॉलिटिक्स में भी वो आगे आ सकती हैं। तो ये इतनी चीजें आई थी कि एक्सेल के माने यहां पे कुशल होना, कि भारतीय औरतें जो है वो किसमें, बोथ इन लिटरेचर एंड इन पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में भी कुशल हो सकती हैं और लिटरेचर में। देखिए एक्सेल के माने यहां पे कुशल के है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे आया है एक्सेल बोथ इन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स से। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिलीजियसी की बात अगर हम करते हैं इसमें, तो बियॉन्ड लिटरेचर, सबसे पहली बात है बियॉन्ड लिटरेचर, हर स्पीचेस एंड राइटिंग हेल्प टू शेप इंडियाज नेशनलिस्टिक थॉट। उनके जो, अगर हम लिटरेचर से हट के बात करें तो उनकी जो स्पीचेस भी होती थी वो क्या होती थी, एंड राइटिंग्स जो होती थी, हेल्प शेप इंडियाज नेशनलिस्टिक थॉट, वो राष्ट्रवाद के थॉट से वो प्रभावित रहती थी, अर्थात उनकी स्पीच में भी हमें राष्ट्रवाद की बातें मिलती हैं। शी वॉज अ ब्रिज बिटवीन द लिटरेरी क्रिएटिविटी एंड द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दोनों चीजों के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। कौन सी है, लिटरेरी क्रिएटिविटी को भी वो करती हैं और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ निभाया था। वो हमारे प्रदेश की गवर्नर बनी थी और फिर उसके बाद वो गवर्नर भी काफी दिनों तक थी। तो इस तरीके से चीज ये आती है कि उन्होंने अपनी लिटरेरी क्रिएटिविटी को तो दिखाया ही था, साथ ही उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाया था, कि जो उनकी जो है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी उन्होंने बड़े शानदार तरीके से प्रस्तुत किया था। हिंदी भी आप देख सकते हैं, हिंदी आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक के देखिए। ये सारी चीजें हैं। फिर
फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात आती है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला, डिस्कस सरोजिनी नायडू एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला के रूप में इनको कहा जाता है। इस पर एक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट द थीम्स ऑफ द सरोजिनी नायडू पोएट्री। सरोजिनी नायडू की पोएट्री की थीम्स के बारे में बात कीजिए कि उन्होंने किस तरीके की थीम प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सरोजिनी नायडूज पोएम इन द बाजार्स ऑफ द हैदराबाद। हैदराबाद की बाजार को उन्होंने वर्णन किया है। एक उनकी ये पोएम है, उसकी मैंने यहां पे एक एप्रिसिएशन डाल दिया है, आपको बस जानने के लिए डाल दिया है, थोड़ा सा आपका मूड बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया था, मैंने डाला था। अगर आप पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो दूंगा आपको, और शानदार वीडियो दूंगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मिलते रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।